हम आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे जिनसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो छोटा होने वाला है और एक ही वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए, अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक के तहत अनुच्छेद एक यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक में बताया जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दो दिया है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अगर भारत में किसी भी नए राज्य को प्रवेश कराना है या किसी भी आंतरिक राज्यों का पुनर्गठन करना है तो यह अनुच्छेद 2 में बताया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। और संसद कानून द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों में, उसके सीमाओं में और राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 में वर्णित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 5। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता या पिता भारतीय नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रह रहे हो। संविधान 5 में बताया जाता है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय जो व्यक्ति भारत में रहा होगा वह यहाँ का नागरिक होगा, या जिनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता भारत के नागरिक हो, वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक कहलाएगा। या संविधान लागू होने से पहले वह यहाँ पे रह रहे हो, ये सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में बताया गया है, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी और संघ की कार्यपालिका यानी संघ में किसी भी प्रकार के नियम को लागू करने को और नियम को संचालित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 64 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 64 में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होगा और राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 64 के तहत। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 74, एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। बोल रहा है कि केंद्र में एक मंत्री परिषद होगी जिसका शीर्ष मंत्री प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा और प्रधानमंत्री की सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्यों को संपादित करेंगे। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। बोल रहा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, उस पर विचार कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा किया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में बताया गया है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों में तथा मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक साबित हो। अनुच्छेद 78 में बताया जाता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों को और मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाए यदि इस बात को राष्ट्रपति प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं। तो आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 86, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है और राष्ट्रपति संसद को संबोधित और संदेश भेजने के लिए अनुच्छेद 86 के तहत कर सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 89 में दिया हुआ है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का नियुक्ति अनुच्छेद 89 के तहत किया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 108, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 110, धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आगे लिया हुआ है अनुच्छेद 111, सांसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और सांसद के दोनों सदनों के द्वारा बनाया गया पारित नियम बनाया गया विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस नियम को
लागू कर सकता है, अपनी सहमति जता सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और वह चाहे तो इसको संसद में वापस विचार करने के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा और पुनर्विचार करने के बाद सांसद इसे फिर से अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति इसे अस्वीकृत नहीं करेंगे। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में दिया हुआ है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष के बजट को राष्ट्रपति द्वारा सांसद के समक्ष पेश किया जाएगा। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 124। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार के आंकड़ा को इकट्ठा करके रखता है। यदि उसे किसी भी प्रकार के फैसले की सुनवाई करना होता है तो वह प्राचीन समय के आंकड़ों के आधार पर नए मुकदमों को सुनाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अनुच्छेद 148 में बताया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह बात 148 में लिखा गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में दिया हुआ है राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद का निर्माण होगा और इसका शीर्ष मंत्री मुख्यमंत्री होगा। आगे दिया हुआ है राज्यपाल के स्व विवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा और राज्यपाल अपने मन से किसी भी कार्य को करने के लिए मंत्री परिषद का सुझाव नहीं ले सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 169। राज्य में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा सांसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है और राज्यों में विधान परिषदों की गठन या उनकी समाप्ति विधानसभा में प्राप्त बहुमत के आधार पर संसद द्वारा किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में बताया गया है राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया नियम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपना सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है और राष्ट्रपति की तरह यह भी इस पे क्या कर सकते हैं, अपना सहमति प्रदान कर सकते हैं या इसे अस्वीकृत कर सकते हैं। यह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकते हैं पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर यह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जा सकता है और राज्यपाल उसको पुनः विधायिका में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के बाद फिर से जब राज्यपाल के पास वह नियम जाएगा तो वह उसे अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में अगर इनको यह नियम गलत लगता है तो इसे राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेजा जा सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 दिया हुआ है सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी और सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 226। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां हैं और मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय लेख जारी करने की शक्ति रखता है अनुच्छेद 226 के तहत। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 233। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा या उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। बोल रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के आधार पर करेगा। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 235 बताता है उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा और जिला न्यायालय हो गया जैसे छोटे छोटे जो न्यायालय हैं उन पे इनका उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा। यह 235 अनुच्छेद में बताया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 239। इसमें बताया गया है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा।
वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संचालित करने का जिम्मेदारी राष्ट्रपति का होगा। अगर वह उचित समझे तो किसी भी उस राज्य के बगल के राज्य के राज्यपाल को इसका जिम्मा सौंप सकते हैं या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 243। इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 243 में पंचायत नगरपालिका के गठन, उनके संरचना, उनको आरक्षण और उनको विभिन्न प्रकार की शक्ति देने का उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 के तहत संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। बोल रहा है कि संसद संपूर्ण देश या किसी हिस्से के लिए और राज्य की विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद 245 में वर्णित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत विधि निर्माण संबंधी अशिष्ट शक्तियां सांसद में निहित है और नियम बनाने संबंधी नियम बनाने के लिए जो अशिष्ट शक्ति है वह सांसद में निहित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 249। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो। बोल रहा है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार दे सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में उचित समझती है तब। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में दिया हुआ है अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के विवरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। और किसी भी राज्य में नदी या नदी घाटी के जल से कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को संसद विधि बना के समाप्त कर सकती है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 263। केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है और राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत कर सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 275। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान और केंद्र द्वारा किसी भी राज्य को सहायता राशि यानी सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 275 में किया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे। यानी राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें एक अध्यक्ष होंगे, इसके अतिरिक्त इसके 4 अन्य सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण यानी टैक्स के कैलकुलेशन का ले जाकर उनसे अनुशंसा करेंगे। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300 में दिया हुआ है अनुच्छेद 300 के क में दिया हुआ है राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा और राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था और पहले यह प्रावधान मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 के खंड क में एक सामान्य वैधानिक यानी कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। और अनुच्छेद 300 यानी संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 का खंड क में जोड़ दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित कर दिया गया। आगे बोल रहा है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में दिया हुआ है राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है और राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा यानी विशेष बहुमत प्राप्त करके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। आगे दिया हुआ अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में दिया हुआ है संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और अनुच्छेद 315 के तहत एक संघ यानी पूरे देश के लिए और प्रत्येक राज्यों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है चुनावों के पर्यवेक्षक, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी
और चुनाव के पर्यवेक्षण यानी भ्रमण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में बताया गया है लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और अनुच्छेद 326 में बताया गया है कि लोकसभा तथा विधानसभा में सभी लोग वयस्क मतदान कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान 330 में दिया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में दिया हुआ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुसूचित जाति और जनजातियों को विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 335 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के पदों पर आरक्षण का प्रावधान 335 के तहत किया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया जा सकता है। आगे दिया हुआ अनुच्छेद 338 का क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के खंड क के तहत भी किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जा सकती है, यानी पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक नए आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी और संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 347। यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हो और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। यदि किसी विशेष राज्य में किसी एक विशेष भाषा को वहां के बहुसंख्यक लोग प्रयोग में लाते हैं और वह चाहते हो कि वह भाषा उनकी राजकीय भाषा बन जाए, उनकी राज्य की एक प्रमुख भाषा बन जाए, तो इस बात को राष्ट्रपति मंजूरी दे सकता है। आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में बताया गया है संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। बोल रहा है कि अनुच्छेद 351 के तहत यह संघ का कर्तव्य बनता है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि यह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा युद्ध के कारण, बाहरी आक्रमण के कारण या सैनिक विद्रोह के कारण खतरे में है तो वह अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में दिया हुआ है इसमें बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। बोल रहा है कि वो राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में बाहरी आक्रमण हो रहा है, आंतरिक अशांति यानी गृह युद्ध चल रहा है, तो उस राज्य का जिम्मेदारी संघ को सौंपा जा सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य के संवैधानिक तंत्र असफल हो गए हैं तो वह राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बताया जा रहा है अनुच्छेद 356 के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को यह सूचित करता है कि मेरे राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो चुका है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भी भाग में वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति को लगता है कि किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था सही नहीं चल रही है तो वहां पे अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 में बताया गया है यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए
किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बताया जा रहा है अनुच्छेद 365 के द्वारा किसी भी राज्य में केंद्र द्वारा भेजी गई नियमों का पालन अगर नहीं किया जाता है यानी नियमों के पालन करने में असफलता पाई जाती है तो राष्ट्रपति अपने सांसदों की सहमति से उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति में वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है और अनुच्छेद 368 के तहत सांसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 में दिया हुआ है इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और 370 में इसी का वर्णन किया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 371। कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर। बोल रहा है कि कुछ ऐसे राज्य कुछ विशेष राज्यों के क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति एक बोर्ड का गठन कर सकता है। वैसे राज्यों का नाम दिया हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा और राष्ट्रपति चाहे तो अपने अधिकार के अंतर्गत हमारे संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद करा सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 395। बुरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953, इनके अन्य पूरक अधिनियमों और इनसे मिलता जुलता जो भी अधिनियम है जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यह रद्द किया जा सकता है। और अनुच्छेद 395 के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 53 और 35 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियम जो भी हैं जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है उनको भारत में रद्द किया जा सकता है। और फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है तो इसका सही उत्तर होगा समानता के अधिकार से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 15 में क्या निषेध किया गया है यानी अनुच्छेद 15 में किस चीज को प्रतिबंधित किया गया है तो इसका सही उत्तर होगा धर्म, जाति, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 5 किसका उल्लेख करता है यानी अनुच्छेद 5 में किस चीज का वर्णन किया गया है तो भारत की नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 में किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है अनुच्छेद 16 का विषय क्या है तो इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर यानी समान अवसर सभी वर्गों के लोगों को। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 17 क्या समाप्त करता है तो इसका सही उत्तर होगा अस्पृश्यता को यानी छुआछूत, भेदभाव इत्यादि को समाप्त करता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है तो इसका सही उत्तर होगा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है अनुच्छेद 21 क्या अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 क्या अधिकार देता है तो इसका सही उत्तर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 21 का खंड ए किस अधिकार से संबंधित है तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा के अधिकार से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय जाना अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 44 में क्या उल्लेखित है तो इसका सही उत्तर होगा समान नागरिक संहिता यानी ACC यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में लिखा गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 51 का खंड ए क्या बताता है इसका सही उत्तर होगा नागरिकों के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद के 51 में बताया गया है 51 के खंडे में। आगे बढ़े तो दिया हुआ अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में संकलित है। राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान कर सकता है, उसके सजा को कम कर सकता है, उसके मृत्यु दंड को उम्र कैद या उसमें बदल सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 74 किसका प्रावधान करता है तो इसका सही उत्तर होगा मंत्री परिषद की सहायता और सलाह।
आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मनी बिल की परिभाषा से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 112 क्या है? अनुच्छेद 112 क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 123 में क्या प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 280 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, जिसको 2019 में हटा दिया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 356 का क्या प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना अनुच्छेद 356 में वर्णित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 324 किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य से संबंधित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के महान्यायवादी का गठन यानी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करता है। आगे बढ़े तो दिया हुआ है अनुच्छेद 110 किस प्रकार के विधेयक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मनी बिल से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 243 का खंड के किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायत चुनाव आयोग से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 243 का जेड ए किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा नगरपालिका के चुनाव आयोग से संबंधित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर राज्यीय नदी जल विवाद। दो राज्यों के बीच अगर कोई भी जल से संबंधित विवाद हो तो उसको 262 में वर्णित किया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 300 का खंड ए किस अधिकार को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार। अभी या फिलहाल में कानूनी अधिकार है, इसको संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 239 का खंड ए किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुडुचेरी में विधानमंडल की व्यवस्था। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 243 का खंड जी किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 131 में किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? तो इसका सही उत्तर होगा संघ और राज्यों के बीच मूल अधिकार क्षेत्र का बंटवारा अनुच्छेद 131 के तहत किया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 137 किसकी शक्ति को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 131 के तहत किया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 164 किसका प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 164 में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों का नियुक्ति और उनका कार्यकाल कितना दिनों तक का होगा। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 239 संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन संचालन करने का नियम अनुच्छेद 239 में उल्लेखित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 320 किसका उल्लेख करता है? अनुच्छेद 320 किसका उल्लेख करता है?
तो इसका सही उत्तर होगा लोक सेवा आयोग के कार्य का। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 342 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जनजातियों की सूची। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी भाषा के प्रचार का निर्देश, यानी किसी भी जगह पे हिंदी भाषा का प्रचार करना 351 के तहत लीगल है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य की परिभाषा से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा, यानी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध सभी न्यायालयों को किसी भी प्रकार के फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 22 क्या अधिकार देता है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरफ्तारी और हिरासत के समय सुरक्षा के अधिकार। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 23 में किस प्रकार के शोषण को रोकता है? तो इसका सही उत्तर होगा मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 के तहत लगाया जाता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 24 किस आयु वर्ग के बच्चों को श्रम से रोकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों से रोकता है। यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 25 क्या अधिकार देता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25 के तहत भारत के सभी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। यह अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 29 किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 30 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 35 किसे शक्ति देता है मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की? तो इसका सही उत्तर होगा सिर्फ सांसद को अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। आगे है अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या कहलाता है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच के अनुच्छेदों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा विषय सूची और विधायी शक्तियों का विभाजन। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 249 किस परिस्थिति में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राज्य सूची में सांसद कानून बना सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 256 किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रों पर राज्यों के नियंत्रण से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 300 किसका अधिकार देता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार और राज्य सरकार पर मुकदमा चलाने का अधिकार अनुच्छेद 300 में दिया गया है। आगे है अनुच्छेद 311 क्या सुरक्षा देता है? तो इसका सही उत्तर होगा सरकारी सेवकों को बर्खास्तगी व निलंबन से पूर्व सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 311 के तहत दिया गया है। आगे है अनुच्छेद 324 से 329 तक किस विषय को कवर करता है, यानी 324 से 329 तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा चुनाव और निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान 324 से 329 के बीच उल्लेखित है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 341 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जातियों की सूची से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 351 किस उद्देश्य से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी भाषा का विकास और प्रचार से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 352 किस स्थिति में लागू होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश भर में 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 360 किस आपातकाल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक आपातकाल यानी वित्तीय आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 360।